मोहन ने तो मुझे तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वो मुझे अपने पागल नहीं समझते थे, लेकिन अब मैंने उन्हें मना लिया है। वाह रे दादा, तेरे खेल भी निराले हैं। जब बेटा पास था तो बहू के लिए तरसती थी, आज बहू घर आ गई तो बेटा हाथ से छीन गया। ऐसा न कहिए माँ, मोहन को हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सैकड़ों गरीब और अपाहज भूखे मर जाएंगे, उनके बच्चे यतीम हो जाएंगे। उनकी दुआएं खाली नहीं जा सकती माँ। अगर इस दुनिया में इंसाफ है तो न मेरा सुहाग लुट सकता है, न आपकी गोद खाली हो सकती है। भगवान करे ऐसा ही हो। कमला, तुम मुझे मोहन के पास ले चलोगी? जरूर ले चलूंगी माँ। इस वक्त वो अदालत में होंगे। माँ, तुम यहाँ क्यों चली गई? जहाँ बेटा होगा वहीं तुम आ जाएगी ना। कल रात तुमने खाना तो खाया था ना माँ? तू मेरी फिक्र मत कर। ये बता कि तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ माँ। बेटे, ये लोग तुझे ठीक से खाना तो देते हैं ना? मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं माँ। पेट भर खाता हूँ, आराम से सोता हूँ, बस यही तो करता रहता हूँ। मोहन, तूने मुझे बहू के बारे में कभी कुछ नहीं बताया? हाँ माँ, वक्त का इंतजार कर रहा था। कई चीजें वक्त से पहले हो गई। बस अब तो जल्दी से घर आ जा। देखने में सारे मोहल्ले वालों को मिठाई बांटूंगी। जरूर बताना माँ, जरूर बताना। हाँ, शाम की माँ आई थी, मुझे दुआएं दे रही थी। बेचारी को माला की बहुत चिंता थी। कह रहे थे तूने माला की शादी वो मुझसे करवा के उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई किसी पे एहसान नहीं करता माँ। इंसान इस दुनिया में अपना फर्ज पूरा कर सके वही बहुत है। हाँ बेटी, मेरा भी कोई फर्ज था, लेकिन ये दुनिया बड़ी बेरहम है, बड़ी बेरहम है। कमला, तुम मुझे यहाँ से ले चलो। और की चिंता न करना। नहीं कमला, कमला मुझे यहाँ से मत ले जाओ। वक्त पूरा हो चुका। कैसा वक्त? किसका वक्त पूरा हो चुका? हमारी मुलाकात का माँ, अब हमें यहाँ से जाना होगा। माँ को अपनी बेटी से मिलने के लिए भी वक्त की बंदिश है। वाह रे भगवान, कैसा तेरा इंसान, कैसा तेरा पुत्र। आओ बेटी, कहाँ गई थी? जी मैं महाराजा से मिलने गई थी। शायद तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा। जी अखबार पढ़कर ही मैं उनसे मिलने गई थी। तो अब हमारी बेटी एक चोर और खूनी से भी मिलना पसंद करती है। आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। वो चोर नहीं, गरीब परवर है। अगर वो चोर नहीं तो सेठ दौलत राम के घर क्यों गया था? राजा सेठ से उसकी क्या दुश्मनी थी? यही ना कि एक गुंडा दूसरे गुंडे के रास्ते का रोड़ा बन चुका था और उसे रास्ते से हटाने का एक ही तरीका था कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ये नियत नहीं, हादसा है डैडी। ऐसे लोगों की तो आपको मदद करनी चाहिए। कानून खूनी और चोरों की मदद नहीं करता। भगवान के लिए यकीन कीजिए, वो निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष। ये मत भूलो कमला कि ऐसे मुजरिम हम आए दिन अदालत में देखते रहते हैं।
मगर डैडी, हम इस सिलसिले में और कुछ नहीं सुनना चाहते। एक सरकारी वकील होने के नाते मुजरिम को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करना हमारा फर्ज है। ठीक है डैडी, अगर आप अपने फर्ज से मजबूर हैं तो मैं भी अपने फर्ज से मजबूर हूँ। आपके लिए वो मुजरिम सही, मेरे लिए वो देवता है, मेरा सुहाग है। अगर महाराजा को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। भगवान के लिए उन्हें बचा लीजिए। अंकल। बेटी, एक खूनी के लिए तुम्हें इतनी हमदर्दी दिखाना शोभा नहीं देता। तुम्हें अपनी और अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अंकल, वो इज्जत किस काम की जो इंसान को अपना कर्तव्य भुला दे। इस वक्त उनकी सहायता करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक खूनी की मदद करना एक बड़े घर की बेटी का कर्तव्य नहीं हो सकता। उन्हें बचाने के लिए मैं सब कुछ त्याग करने को तैयार हूँ। बेटी, मोहब्बत इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन हम तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम खुद 25 साल से इस आग में जल रहे हैं, क्योंकि खानदान की इज्जत और मान मर्यादा का दर्जा प्यार से ऊंचा है। आज मैं पहली बार तुम्हें देवी की तस्वीर दिखा रहा हूं। आज भी हम इस देवी से प्यार करते हैं, लेकिन हमने तो जिंदगी से यही सीखा है कि मोहब्बत मिलन का नाम नहीं। मोहब्बत वो जज्बा है जिसके लिए इंसान को त्याग करना पड़ता है। बेटी, जज्बात में बहने की कोशिश न करो। मेरी बात मानो, महाराजा को हमेशा के लिए भूल जाओ। अंकल, जो काम आप 25 साल में न कर सके, उसके लिए आप मुझे एक रात की भी मोहलत नहीं दे सकते? तुमने हमारी बात पर गौर किया? अंकल, मैं तो सारी रात आप ही की बात पर गौर करती रही। गुड, तुम एक समझदार लड़की हो और हम जानते हैं तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे खानदान की इज्जत को बट्टा लगे। चलो नाश्ता करते हैं। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल है। क्यों, आज की खास बात है? मेरे एक दोस्त की माँ आपसे मिलना चाहती है। मुझसे मिलना चाहती है? किस लिए बेटी? जी, वो बड़ी मुसीबत में है और अपनी जिंदगी की सारी पूंजी खो बैठी है। क्या उनका कोई रिश्तेदार नहीं? जी, आज तो इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? क्या उनके पति का देहांत हो गया? जी, ऐसा लगता है उनके पति ने उन्हें धोखा दिया है। तो उन्हें अपने पति के खिलाफ अदालत में कार्रवाई करनी चाहिए। अंकल, बेचारी अबला, एक गरीब औरत कानून का दरवाजा नहीं खटखटा सकती, इसलिए तो वो आपसे मिलना चाहती है। लेकिन बेटी, हम तो सिर्फ उन मुकदमों का फैसला करते हैं जो हमारी अदालत में पेश किए जाते हैं। हो सकता है उनका मुकदमा भी आप ही की अदालत में पेश किया जाए। बेटी, अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो हमारी अदालत उन्हें कभी निराश नहीं करेगी। एक बार आप उनसे मिल लेते तो उनकी तसल्ली हो जाती। ठीक है बेटी, तुम्हारे किसी भी दोस्त की मदद करने में हमें खुशी होगी। तुम जब चाहो उन्हें बुला लो। वो हॉल में बैठी हैं, इजाजत हो तो अभी ले आऊं? लेकिन बेटी, इस वक्त हम कोर्ट जा रहे हैं। वो आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे।
अच्छा ठीक है, चलो। आपके सामने खड़े हैं माँ, इनसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग लो। मुझे मेरे बेटे की जिंदगी की भीख दे दीजिए। सिवाय मेरे बेटे के इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं। मैं सुहागन होते हुए विधवा और विधवा होते हुए सुहागन हूँ। अब चुप क्यों है जज साहब? बोलते क्यों नहीं? आपने मेरी झोली में क्या डाला? मेरे बेटे की जिंदगी या मेरे बेटे की? बोलिए जज साहब। जज साहब, मैं इन्हें क्या जवाब दूं? राधा! कौन? मुझे माफ कर दो राधा। ये तो उनकी आवाज है। राधा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं ही जज हूं और मैं ही एक बदनसीब बात। मैं कायर जरूर था राधा, मगर उसकी पश्चाताप में तुम्हारी यादें मैंने आज तक शादी नहीं की। मैं आज तक अपनी किए की सजा भुगत रहा हूं। मैं तुम्हारा भी दोषी हूं और अपने बेटे का भी। कालीचरण, क्या बात है? आज अदालत नहीं जाना? भाई 10 बजने वाले हैं। महाराजा के खून के एवज में 7 दिन से पहले जज कालीचरण का इस्तीफा। जज कालीचरण ने इस्तीफा दे दिया। जज कालीचरण का इस्तीफा। जज कालीचरण का इस्तीफा। जज कालीचरण का इस्तीफा दे दिया। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं हाथ जोड़ के आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस कटहरे में लाखों मोहन से महाराजा बने हुए फांसी के तख्ते पे लटका दिए गए। हजारों मोहन से महाराजा बने हुए जवानी के कई वर्ष सलाखों के अंदर काटते हुए बुढ़ापे में निकाल दिए गए। सैकड़ों मोहन से महाराजा बने हुए जलावतन कर दिए गए। मगर कानून ने कभी किसी एक भी मोहन से यह नहीं पूछा, तुम चोर, आवारा, जेब कतरे, खूनी क्यों बने? आप यही कहते गए कि तुम चोर हो, आवारा हो, जेब कतरे हो, खूनी। कहो तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते? जिस दिन मोतीलाल जी के घर हमारे पंडित जवाहरलाल जी ने जन्म लिया था, उस दिन इस धरती पर वो अकेले पैदा नहीं हुए थे। उस दिन भी इस धरती पर हजारों बच्चों ने जन्म लिया होगा। जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने जन्म लिया था, उस दिन भी इस धरती पर हजारों बच्चों ने जन्म लिया होगा। बच्चा आलीशान महल में पैदा हो या झोपड़े में, दोहराए पे या चौराहे पे, फूलों की सेज पे या फुटपाथ पे, हर बच्चे की दिमागी हालत एक होती है। उसे यह नहीं पता होता वो कहां पैदा हुआ है और बड़ा होकर क्या बनेगा। उसी तरह मैं भी जिस दिन इस धरती पर पैदा हुआ था, अकेला पैदा नहीं हुआ था। लाखों बच्चों ने इस मुल्क में जन्म लिया होगा। जज साहब, जब बच्चा मां की कोख से जन्म लेता है तो किसी के हाथ में छुरी नहीं होती। कौन आराम की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता? कौन अच्छे कपड़े और कीमती लिबास नहीं पहनना चाहता? कौन अच्छा खाना नहीं खाना चाहता? मैं भी आपकी तरह बाइज्जत जज, बाइज्जत वकील, बाइज्जत धनवान बनना चाहता था, मगर मेरे हालात ने मेरे हाथों में छुरी देकर एक चोर, आवारा, खूनी बना दिया और आप लोगों के सामने यहां खड़ा कर दिया है। मगर अफसोस तो मुझे सिर्फ एक ही बात का है, जिस जुर्म की सजा मुझे दी जा रही है वो मैंने मजबूर होकर किया। एक औलाद को अपनी मां की इज्जत बचाने के खातिर एक इंसान का खून करना पाप है तो मैं बहुत बड़ा पापी हूं। एक मां की इज्जत बचाने के खातिर किसी का खून करना जुर्म है तो मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं। अगर मैं आपकी औलाद होता
और अपनी मां की इज्जत बचाने के खातिर खून करता तो आपको मुझ पे फख्र होता, आपको मुझ पे फख्र होता, आपको मुझ पे फख्र होता। आप भी औलाद वाले हैं, आप भी औलाद वाले हैं, और आप भी औलाद वाले हैं। कहिए, कहिए, मुझे जवाब दीजिए, एक औलाद अपनी मां की इज्जत बचाने के लिए मजबूर होकर यह जुर्म ना करती? अगर यह जुर्म है तो मुझे फांसी के तख्ते पर लटका दीजिए, मुझे जलावतन कर दीजिए। मैंने जो भी जुर्म किया है, जुर्म को खत्म करने के लिए मैंने जितनी भी जेबें काटी हैं, अपने गरीब अपाज साथियों की गुर्बत का कलंक धोने के लिए, ताकि इनकी औलाद मेरी तरह हालात से मजबूर होकर मोहन से महाराजा ना बने, मेरी तरह चोर, आवारा, जेब कतरा और खूनी ना बने। अगर ये सब गुनाह है तो मैं बहुत बड़ा गुनाहगार, अगर ये जुर्म है तो मैं बहुत बड़ा मुजरिम, अगर ये आवारगी है तो मैं बहुत बड़ा आवारा। बस मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं कहना है, और कुछ नहीं कहना है। मिलॉर्ड, मुझे कुछ कहने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। योर ऑनर, मुल्जिम पर लगाए गए इल्जाम का फैसला करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त सरकारी वकील ने इस बात से इनकार नहीं किया कि मुल्जिम राजा सेठ के घर अपनी बेबस और अंधी मां को बचाने के लिए ही गया था। राजा सेठ के खून के मकसद से वो वहां नहीं गया था। मुल्जिम ने अपने दूसरे इल्जामों की जिम्मेदारी समाज पर रखी है, लेकिन योर ऑनर, मैं उनके लिए खुद को जिम्मेदार समझता हूं और आज इस अदालत के सामने कबूल करता हूं कि मैं ही मुल्जिम का बाप हूं, और मेरी ही गैर जिम्मेदारी की वजह से आज मुल्जिम इस कटहरे में खड़ा है। शायद कानून मुझे सजा नहीं दे सकता, लेकिन इंसाफ यही कहता है कि मुल्जिम के बजाय सजा मुझे मिलनी चाहिए, जो हम जैसे लोग इन्हें मोहन से महाराजा बनने पर मजबूर कर देते हैं। That's all, Your Honor. सबको सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुजरिम कुछ हद तक सोसाइटी की खामियों और मौजूदा हालात की बेदर्दी की पैदावार है, मगर इस नौजवान ने छुरी पकड़ते हुए कानून को अपने हाथों में लेने की जो कोशिश की है, वो तो ना ही अदालत और ना समाज माफ कर सकता है। बुरे अमाल अच्छे अमालों से खत्म हो सकते हैं, ना कि और बुरे अमालों से। मुकदमे के हर पहलू पर गौर करने के बाद अदालत मुल्जिम को 7 साल कैद बमुशक्कत की सजा देती है। एक बार मुझे बात कह, मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ कर दिया। मोहन, क्या तुम अपने पिताजी को माफ नहीं करोगे? जज साहब, मुजरिम को सेंट्रल जेल में ले जाने का वक्त हो गया है। हम तुम्हारे वास्ते अच्छा अच्छा खाना लाएंगे, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी महाराज, नहीं जाएगी। बस ये 7 साल ये तो यूं ही गुजर जाए। खुदा हाफिज मेरे महाराजा। चल, हमारे साथियों का ख्याल रखना। मोहन, मैं तुम्हारी जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन अपने भाइयों की भलाई के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ताकि तुम इस दुनिया में गरीबी की मौत देख सको। मोहन, रो नहीं, मुस्कुराओ ना, मुस्कुराओ। 7 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाएंगे ना, थोड़ा सा इंतजार करिए। मैं यूं गया और यूं आया।